Good morning, everybody. In 12th class, today we have to start the new unit, that is the P block. Previous unit is totally deleted from your course as per the board direction. तो मेटलर्जिकल जो प्रोसेस का यूनिट है वो completely डिलीटेड है आपके कोर्स में. तो हम नेक्स्ट यूनिट जो है आफ्टरवर्ड्स ये यूनिट नंबर 7 P block. So we have to discuss today the general properties about the P block. First of all, the position of P block in periodic table. So it is at the right of a periodic table, and the group number 13 to the 18. So there are the total 6 group beginning from the 13. So 13 to the 18th group in the periodic table, they lie at the right hand side of the periodic table. So it is the position. So far the electronic configuration is concerned. Here it is the NS2 P1 to the 6. तो इनके जो बाह्यतम कक्ष है, आउटरमोस्ट शेल है NS2, उसके P जो सब शेल है उसमें 1 से लेके इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके फिलअप होंगे. ग्रुप नंबर 15 NS2P3 और नॉन मेटल नाइट्रोजन एंड द फास्फोरस, और उपधातु जो है नॉन मेटलॉइड्स वो आर्सेनिक एंड द एंटीमनी, इसमें धातु जो है बिस्मत होगी. तो ये जो 15 ग्रुप है यहीं से हमारा जो मेटल और नॉन मेटल का क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं. हम स्टेप वाइज नीचे डाउन होते हैं आवर्त सारणी में 13 से. तो इस स्टेयर के जो लेफ्ट और राइट जो वेरी क्लोजर एलिमेंट है दे आर नोन एज द मेटलॉइड्स, वो मेटलॉइड्स है. और इस स्टेयर के जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेटलिक है और जो राइट हैंड साइड है वो नॉन मेटलिक है. तो एक तरह से पी ब्लॉक में जो 15 ग्रुप से अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानकारी मिलती है. कहने का मतलब हुआ कि इस पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं. अधातु जैसे कि नाइट्रोजन फास्फोरस है, ये 15 ग्रुप का हो गया. आर्सेनिक और एंटीमनी ये उपधातु हो गई. और इसी 15 ग्रुप का जो लास्ट एलिमेंट है बिस्मत पे पहुंचते हम तो वो बन जाती है धातु. तो 15 ग्रुप का एग्जाम्पल लेते हुए हम ये बताएंगे कि जो ऊपर वाले तत्व हैं वो तो आपके नॉन मेटल्स बनते हैं, मध्य वाले तत्व ये मेटलॉइड्स बनते हैं, और उसी ग्रुप का जो बॉटम है वो एलिमेंट जो है वो मेटलिक हो जाता है. नाइट्रोजन 7, इसमें एयर नाइट्रोजन 78% होता है. जब हम नाइट्रोजन की बात करें N7 तो ये जो है वो लगभग 78% इन एयर, ये वायु में कितनी है 78%. तो एयर का एक मेजर कंपोजिशन जो है, मेजर शेयर है एयर में, ये नाइट्रोजन का होता है N2. और ये चिली साल्टपीटर दैट इज द KNO3, इसकी प्रिपरेशन हम कहाँ से करेंगे, KNO3 से करेंगे. KNO3 इज नॉन एज चिली साल्टपीटर, और ये प्रोटीन के अंदर एनिमल में भी खूब पाया जाता है. फास्फोरस जो है वो इस 15 ग्रुप का नेक्स्ट एलिमेंट है. ये फ्लोर एपेटाइट, जो हमारे एपेटाइट होते हैं फास्फोरस के लिए इनके सोर्सेस हैं, तो इनको हम एपेटाइट के नाम से जानते हैं. ये कैल्शियम फॉस्फेट तो इनका मेन कंपोजिशन होगा ही Ca3PO4 का होल ट्वाइस, और इसमें जब फ्लोराइड होगा तो ये फ्लोर एपेटाइट, और जब क्लोराइड होगा तो क्लोर एपेटाइट, ठीक है, तो ब्रोम एपेटाइट. इस तरह से ये फास्फोरस के मुख्य अयस्क हैं. जहाँ तक एंटीमनी और बिस्मत की बात है ये कम मात्रा में पाए जाते हैं, और ये सल्फाइड जो है वो ओर फॉर्मेशन
Sb2H3, इसे हम एंटीमनी सल्फाइड बोलते हैं, बिस्मथ सल्फाइड बोलते हैं। ये और फॉर्मेशन के काम में आते हैं। जब इनकी कोवेलेंट रेडियस की बात करें, कोवेलेंट रेडियस, तो कोवेलेंट रेडियस जो है इनकी सहसंयोजक त्रिज्या, ये नाइट्रोजन से लेकर के फास्फोरस में इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ तक तो ये इंक्रीज है। ग्रुप की बात करते हैं हम। और आर्सेनिक से ब्रोमीन तक उसमें कम वृद्धि होती है। आर्सेनिक से लेकर के और बिस्मथ तक जब प्रोसीड करते हैं तो ये इसमें जो है वो इंक्रीजमेंट तो होता है, बट इट इज लेस इंक्रीजेस, ये कम बढ़ती है, लेस इंक्रीजेस, अर्थात ये कम बढ़ती है आर्सेनिक से बिस्मथ में। और डी और एफ जो कक्षक हैं का इन आवर्त सारणी का प्रभाव इन पे कम पड़ता है, तथा यहाँ पे ZF अधिक हो जाता है सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में, पी ब्लॉक के बारे में। उसके बाद देखिए इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिसे हम डेल्टा IH के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन से लेके बिस्मथ तक डिक्रीज होगी। नाइट्रोजन से लेकर के और बिस्मथ तक जो है ये डिक्रीज होती है। और आकार तो उसमें बढ़ता है, लेकिन आयनन एंथैल्पी आकार के बढ़ने के साथ साथ डिक्रीजमेंट होता है, अर्थात उसमें कमी आती है। नाइट्रोजन जो है इस समूह में केवल एक गैसीय तत्व है। अभी आप 15 ग्रुप की केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, आपने 13 और 14 ग्रुप की केमिस्ट्री जो है वो 11th क्लास में पढ़ ली है। अब हम इस समय जो है वो 15th ग्रुप के बारे में बोल रहे हैं। ये 15th ग्रुप है हमारा 15वां समूह। तो 15वें समूह की जनरल केमिस्ट्री इस समय आप पढ़ रहे हैं। तो इस 15 ग्रुप में जो नाइट्रोजन है, इट इज ओनली अ गैसियस एलिमेंट, और शेष सभी जो है वो बहुपरमाणु मतलब पॉली एटॉमिक सॉलिड होते हैं। नाइट्रोजन के अतिरिक्त सभी तत्वों के अपर रूप दर्शाते हैं। नाइट्रोजन के अतिरिक्त, नाइट्रोजन को छोड़ दें तो बाकी के जो शेष सभी तत्व हैं इस समूह के, वो सारे तत्व जो हैं अपर रूप को दर्शाते हैं। एम्बोमॉर्फस इसमें पाया जाता है। नाइट्रोजन का आकार बहुत छोटा होता है, और फास्फोरस में क्योंकि डी आपके कक्षक जो एक्टिव हो जाते हैं, तो फास्फोरस से लेके और जो बॉटम तक के एलिमेंट हैं उनमें हम एमॉर्फिज्म को पढ़ सकते हैं। जहाँ तक इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात है क्वथनांक की, तो इसमें लगातार ये वृद्धि होती है नाइट्रोजन से लेके और बिस्मथ तक। ऑक्सीकरण अवस्था इनमें जो है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनका, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में ये -3 और +3 और उसके बाद में +5। तो ये जो +5 जो है ऑक्सीडेशन -3 से आपके +3 भी होता है और +5 भी होता है। ये इनके लगभग जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट जो है जनरल होती है। और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इंक्रीज होगी तो मेटालिक करैक्टर के अंदर भी वृद्धि होती चली जाएगी। नाइट्रोजन से बिस्मथ तक, नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जो है जहाँ तक है वो -3 अवस्था जो है वो घटती है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे +3 और +5 जो है वो अधिक स्थायी होते हैं, और +5 अवस्था भी इसमें घटती है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन दर्शाता है। अक्रिय गैस युग्म प्रभाव बढ़ता है। अब ये देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण गुण और है, वो आपका कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है इसको भी आप समझिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्योंकि इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2P126 है। तो ये जो S होता है यही इसका इनर्ट पेयर कहलाता है। तो S जो कक्षक होते हैं वो नाभिक के निकट होते हैं, NS कक्षक। तो ये जो S कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये नाभिक की पकड़ के अंदर अधिक रहते हैं, मतलब कि ZFF का प्रभाव इन पे बहुत ज्यादा होता है।
और इसीलिए ये रासायनिक संयोग में साधारणतया भाग नहीं लेते हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं करते। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में इनका कोई रोल नहीं होता, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये जो अक्रिय गैस युग्म प्रभाव है ये इंक्रीज होता है ऊपर से नीचे की ओर, अर्थात 15 ग्रुप में जब आप नाइट्रोजन से आगे बिस्मथ तक पहुंच जाएं तो आपको ये प्रभाव जो है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। फास्फोरस के अंदर जहाँ तक बात आती है इसमें +5 और -3 ये दोनों जो है वो असमानुपाती हो जाता है। आपने देखा होगा कि PCl5 जो होता है ये एक एग्जांपल देखिए, PCl5 जो है वो PCl3 और Cl2 में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पेंटावेलेंट है जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से बने हुए जो कंपाउंड्स हैं विशेषतः फास्फोरस, इनको हम डिसप्रपोर्शनल कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं, अर्थात ये असमानुपातीकरण अभिक्रिया दर्शाते हैं, विघटित हो जाते हैं और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता जो है वो 4, ठीक है। ये अधिकतम मैक्सिमम वैलेंसी इनमें 4 हो सकती है क्योंकि वैलेंस शेल में 4 से ज़्यादा कक्षक नहीं होते, इलेक्ट्रॉन तो 5 हैं टोटल, लेकिन उनके अंदर जो है जब हम नाइट्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन को आप देखेंगे तो ये NS2P3 बन गया। तो इसमें कक्षक जो है कुल मिला के ये 1 2 3, ये तो आपके हो गया 2P और एक कक्षक हो गया इसका 2S का, तो कुल मिला के कक्षक कितने हो गए 4। इसलिए इनकी जो मैक्सिमम जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, संयोजकता की बात करते हैं, तो ये इसकी 4 ही होती है, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो 5। और फास्फोरस से लेके नीचे के सभी तत्वों में संयोजकता 5 हो जाएगी, वो 5 से अधिक भी हो जाएगी। 5 इज द मैक्सिमम क्योंकि उनके अंदर डी कक्षक आ जाता है, फास्फोरस में 3D, ठीक है। तो 3S2P और उसके बाद में 3 हो गया, उसके बाद में डी कक्षक वो रिक्त है, इसलिए 5वां इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों का उपयोग करते हुए अपनी अधिकतम संयोजकता दर्शाता है। लेकिन ये नाइट्रोजन के बाद, नाइट्रोजन का असामान्य और नाइट्रोजन का जो असामान्य व्यवहार है वो किस कारण से है, तो देखिए नाइट्रोजन का एबनॉर्मल बिहेवियर, द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। तो इसके रीज़न क्या क्या है, तो सबसे पहला रीज़न तो ये कि नाइट्रोजन में जो है ना वो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, पहला कारण ये बताएंगे हाई ΔIH आयनन एंथैल्पी अधिक होती है अन्य की तुलना में। दूसरा रीजन आप बताएंगे कि नाइट्रोजन जो है विथ कार्बन एंड ऑक्सीजन इट विल फॉर्म द N डबल ट्रिपल बॉन्ड C and N डबल बॉन्ड O also. So here the P pi and the P pi bond formation is there. जबकि ये स्थिति जो है वो अन्य तत्वों में इसी समूह में नहीं मिलती है। तो नाइट्रोजन के बीच में भी क्या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो वहाँ भी पी पाई बॉन्ड है। और एक है इसमें कि नाइट्रोजन में कैटिनेशन, ये जो श्रृंखलन वाला गुण है ये बहुत ही दुर्बल होता है, वेरी लेस। तो कैटिनेशन जो है वो वेरी लेस हो जाएगा, बहुत ही कम, और बहुत कम होने के कारण ये अन्य जो तत्व हैं उनसे एबनॉर्मल बताता है। अब नाइट्रोजन की हम क्रियाशीलता के बारे में पढ़ें कि सबसे पहले तो हाइड्रोजन के प्रति इसकी क्रियाशीलता क्या है। तो हाइड्रोजन में आप देखेंगे कि ये विद द हाइड्रोजन द रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन देखें तो ये EH3 अर्थात ये ट्राईहाइड्राइड बनाएंगे, और इन ट्राईहाइड्राइडों का जो स्थायित्व है वो आप इसको नोट करें, ये नाइट्रोजन से लेके बिस्मथ तक इनका घटता है क्योंकि आकार में वृद्धि होती है।
और अमोनिया से बिस्मथ हाइड्राइड में बंद कोण के अंदर भी कमी आएगी, बॉन्ड एंगल इनके वेरिएट होंगे। अमोनिया से बिस्मथ हाइड्राइड जो है वो रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होगी, ठीक है, इसकी जो रिड्यूसिंग नेचर है वो इंक्रीज होती है और उसे इंक्रीज होने में भी उसका इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो आएगा। और अमोनिया से बिस्मथ हाइड्राइड तक बैठते हैं तो बेसिसिटी भी डिक्रीज होती है क्योंकि यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके N2H4 बनाता है, जबकि अन्य तत्व जो हैं वो इस तरह के व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब जब हम ऑक्सीजन के बारे में देखें कि विथ ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो E2O3 द ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन, ये थे आपके हाइड्राइड, ठीक है। और अब ऑक्सीजन जो है वो E2, अब ये E2O5 भी बनाते हैं, पेंटॉक्साइड भी इसमें बनता है। और नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन का एक विशेष केमिकल एफिनिटी है और ये 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, N2O, N2O3, N2O4, N2O5 और NO, ये 5 प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं। अन्य जो तत्व हैं वो इस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। जब जहाँ तक इनकी एसिडिटी की बात आती है तो हम ये कहेंगे कि ये जो एसिडिटी है वो E2O3 की जब जो है वो कम होती है, लेस, और ये अधिक होता है, तो हायर ऑक्साइड जो है वो प्रबल अम्लीय प्रवृत्ति के, और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड्स हैं वो आपके बेसिसिटी ज़्यादा होगी। नाइट्रोजन से बिस्मथ तक ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति घटती है, डिक्रीज होती है। तो Bi2O3 एक तरह से हो गया बेसिक नेचर का। आर्सेनिक और एंटीमनी के जो ऑक्साइड हैं ये उभयधर्मी हो जाएंगे, ये उभयधर्मी प्रकृति के। अब आइए हैलोजन के प्रति, तो इनके हैलाइड, तो जहाँ तक हैलाइड की बात आती है तो नाइट्रोजन जो है वो NCl3 और NCl5, NCl5 बनता नहीं है, ये बनता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जब हम इनके हैलाइड की बात करें तो ये जो हायर हैलाइड्स हैं इनका स्थायित्व जो है वो घटता है और BCl3 का स्थायित्व बढ़ता है। ट्राई हैलाइड जो है वो इंक्रीज होते हैं। तो हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता इनकी विशेष है। और मैग्नीशियम, ये हैलोजन जो है वो ऊपर से नीचे की ओर इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ही हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ECl5 है उसका स्थायित्व जो है वो घट रहा है। तो ये इसका रीजन बताएंगे आप। धातुओं के प्रति क्रियाशीलता विद द मेटल, तो मेटल के साथ में ये मैग्नीशियम के साथ में ये रिएक्शन करके Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड ये उच्च ताप पे बनता है, लोअर टेम्परेचर पे नहीं बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अब नाइट्रोजन के बारे में अध्ययन करें, N2 के बारे में विशेष कि नाइट्रोजन का जो है प्रिपरेशन मेथड क्या है। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का प्रिपरेशन मेथड इसको N2 से हम डिनोट करेंगे। तो वायु में इसका द्रवीकरण करके बाय एयर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम बाय एयर इसको प्राप्त कर सकते हैं, ये इसका औद्योगिक उत्पादन बनेगा। और प्रयोगशाला में करना है तो NH4Cl और NaNO2, NH4Cl प्लस NaNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो हमें नाइट्रोजन H2O और NaCl ये बन जाएगा। तो ये लैब मेथड कहलाता है, इसको हम यहाँ पे नौसादर के नाम से भी जानते हैं, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्रयोगशाला में। इसके साथ में NO और HNO3 की इम्प्योरिटी आती है, उसको हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा अलग कर सकते हैं। K2Cr2 से में पास आउट करेंगे तो ये अलग हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम अमोनियम डाइक्रोमेट का सीधा उभय अपघटन करते हैं तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। रासायनिक भौतिक गुण की जहाँ तक बात आती है, नाइट्रोजन जो है वो रंगहीन, ये गंधहीन होती है, अविषैली होती है, अक्रिय गैस होती है। नाइट्रोजन एक्ट एज ए इनर्ट गैस क्योंकि इसके आकार बहुत ही छोटा होता है, परमाणु का आकार बहुत कम होता है और उच्च बंद ऊर्जा इनमें होती है। धातुओं से क्रिया करके ये सब नाइट्राइड बनाएगा, धातुओं से क्रिया करके विद द मेटल M और प्लस N N2
तो हमारे ये MN जो है वो मेटलिक नाइट्राइड बन गया, ठीक है। और उसकी तरह आप बता सकते हैं Mg3N2, ये इसका उपयोग Mg + N2 = Mg3N2। तो ये मैग्नीशियम नाइट्राइड धातु के साथ अभिक्रिया कर लिथियम नाइट्राइड भी बनता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड AlN, ठीक है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी बनता है इसमें। अब हाबर विधि से, इस हाबर विधि में इसका उपयोग है अमोनिया का। तो नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है 3s2 Fe और मॉलिब्डेनम इज द कैटलिस्ट, और 200 जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और लगभग 773 केल्विन टेम्परेचर। तो हमें यहाँ पर 2 मोल ऑफ अमोनिया प्राप्त हो जाएगी हाबर विधि से। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके NO बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड से फिर HNO3 बनता है। एक इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और है CaC2 + N2 = CaCN2, कैल्शियम साइनामाइड बनता है ये, और ये एक केमिकल फर्टिलाइजर है। जहाँ तक इसके उपयोग की बात है तो नाइट्रोजन जो है वो एक प्रशीतक कूलेंट के रूप में उपयोग होता है, और उच्च ताप मापने के थर्मामीटर में भी इसका उपयोग होता है, हायर टेम्परेचर। तो ये नाइट्रोजन की जनरल केमिस्ट्री। अब हम नाइट्रोजन के ही एक यौगिक है और वो है आपके अमोनिया। तो अमोनिया की केमिस्ट्री पढ़े हम NH3 अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिया को अल्प मात्रा में ये मिट्टी के अंदर होता है, और उसमें जो आपके बायोमास होता है, प्रोटीन कंटेंट होते हैं, उनके सड़ने गलने से और यूरिया के सड़ने गलने से अमोनिया गैस प्राप्त होती है। इसे हम यूरिया के जल अपघटन से भी इसको बना सकते हैं। यूरिया का जल अपघटन NH2CONH2, अब इसको प्लस आप H2 कीजिए तो इससे आप NH4 और फिर इसका अपघटन करेंगे तो अमोनिया प्राप्त हो जाएगी NH3H2O और CO2।